हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन ऑन अवेकन ब्रेन्स। मैं आप सब दोस्तों का एक बार फिर से अवेकन ब्रेन्स पर वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। जेके एसएसबी हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। स्पेशली मैं यहाँ पे बात करना चाहूंगा जेके एसएसबी के आने वाले एग्जाम जैसे पंचायत सेक्रेटरी वीएलडब्ल्यू का एग्जाम, फाइनेंस डिपार्टमेंट के एग्जाम, इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर का एग्जाम या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आए दिन इससे क्वेश्चंस एग्जाम में आते ही रहते हैं। यहाँ पे आज हम इसको इन डिटेल डिस्कस करेंगे। आप बने रहिए इस वीडियो के साथ शुरू से लेकर लास्ट तक। अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो इस चैनल को जरूर सपोर्ट करें, सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर लें, बेल नोटिफिकेशन का आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि हर लेटेस्ट वीडियो हमारे एंड से आप तक पहुंचता रहे। अगर आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो अच्छा लगा, इंपॉर्टेंट लगा और आपको इस वीडियो को देखने के बाद इंटरेस्ट आया इस टॉपिक को समझने में, तो दोस्तों इसे जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर अपने दोस्तों के साथ कीजिएगा और कमेंट में फीडबैक देना ना भूलिएगा। तो बिना वक्त गवाए चलो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे एक नजर इस सिलेबस पर जो पंचायत सेक्रेटरी का सिलेबस है। तो अभी तक हमने यहाँ पे अगर हम देखें तो जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू यूटी ऑफ जे&के 20 नंबर का जो एग्जाम का ये जो है सब्जेक्ट है, इसमें हमने अभी तक डिस्कस कर दिया है करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, और उसके बाद हम पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया भी डिस्कस कर चुके हैं, क्लाइमेट एंड क्रॉप्स इन इंडिया भी डिस्कस हो चुका है, और आज हम यहाँ पे ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन को इन डिटेल वन शॉट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, इस टॉपिक के साथ जस्टिस करना बहुत मुश्किल हो चुका था, बहुत ही लेंथी और ब्रॉड टॉपिक है, काफी मुशक्कतों के बाद ये टॉपिक तैयार किया गया है। आई होप कि आपको ये टॉपिक देखकर काफी इस टॉपिक के बारे में जानकारी हासिल कर सकोगे और आपको इसमें इंटरेस्ट भी आएगा। तो चलो शुरू करते हैं आज की डिस्कशन ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। तो दोस्तों, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के टॉपिक को हम कवर कैसे करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। सबसे पहले हम व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम इन इंडिया को डिस्कस करेंगे शॉर्ट में, फिर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन इंडिया को इन डिटेल डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम पाइपलाइन सिस्टम इन इंडिया को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे इंडियन रेलवेज को डिस्कस करेंगे, उसके बाद वाटरवेज ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन इंडिया को डिस्कस करेंगे, उसके बाद एयर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन इंडिया को डिस्कस करेंगे, और लास्ट पे हम कम्युनिकेशन सिस्टम इन इंडिया को समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हम चलते हैं ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम इन इंडिया पे। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज अ सिस्टम in which passengers and goods are carried from one place to another। बहुत सिंपल है कि पैसेंजर्स और गुड्स को हम एक जगह से दूसरी जगह जब लेते हैं तो इसको ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहते हैं। अब डेवलपमेंट ऑफ cheap and efficient means of transport is necessary for the progress of a large and developing country like India। अगर हम डेवलपमेंट की बात करेंगे, हमें सस्ता और एफिशिएंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है ताकि हम डेवलपिंग कंट्री और ज़्यादा प्रोग्रेस कर सकें। तो इसके लिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम का अच्छा होना, सस्ता होना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। यहाँ पे ट्रांसपोर्ट रूट्स जो हैं आर दी बेसिक इकोनॉमिक आर्टरीज ऑफ द कंट्री। अगर हम ट्रांसपोर्ट रूट्स की बात करें तो एक जगह से दूसरी जगह तक जो प्रोडक्शन का सामान है, रॉ मटेरियल है या कोई भी चीज़ है, कोई भी सामान है, इंसान है, जब हमें एक जगह से दूसरी जगह उसको शिफ्ट करना होगा, उसके लिए ट्रांसपोर्ट के रूट्स हमें बहुत ज़रूरी हैं और ये इकोनॉमिक आर्टरीज की तरह काम करते हैं। And hence the amount of traffic moving in a country is a measure of its progress। और यहाँ पे अमाउंट ऑफ ट्रैफिक जो है, जो मूव करती है कंट्री के अंदर एक जगह से दूसरी जगह, लोग, गुड्स इस तरह से जो है ट्रांसफर होते हैं, तो इससे हमारी प्रोग्रेस भी मेजर होती है। While the example of transportation are roadways, यहाँ पे आप देख सकते हैं रेलवेज, एयरवेज एंड वाटरवेज एंड पाइपलाइंस। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की। और यहाँ पे इंडिया इज अ वास्ट कंट्री विद अ लॉन्ग डिस्टेंस फ्रॉम कश्मीर से अगर हम चलें तो कन्याकुमारी की तरफ,
एंड ये साउथ और नॉर्थ की बात कर रहा हूँ ना, नॉर्थ से साउथ की तरफ हम जाएं तो कश्मीर से कन्याकुमारी, और वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाएं तो हम कंडाला इन वेस्ट एंड कोहिमा इन द ईस्ट। तो इतना लॉन्ग डिस्टेंस हमें कवर करना होगा। कवर जब हम करते हैं या करना पड़ता है तो हमें ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की बहुत सख्त ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे अगर हम नेक्स्ट बात करें, यहाँ में इन एडिशन इंडिया हैज़ अ ग्रेट डाइवर्सिटी इन इकोनॉमिक्स, सोशल, कल्चरल एंड एथनिक स्ट्रक्चर्स। तो इसलिए अ वेल नीड ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी को साथ में चला सके। और यहाँ पे पूरी कंट्री को जो है एक नॉर्थ से साउथ और वेस्ट से ईस्ट को जोड़ने के लिए हमें अच्छा और एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम चाहिए। और अगर हमें और ज़्यादा प्रोग्रेस करना है तो हमें अपने ट्रांसपोर्ट सिस्टम को और ज़्यादा एफिशिएंट बनाना होगा। फिर यहाँ पे कम्युनिकेशन सिस्टम की जब बात आती है तो कम्युनिकेशन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो डिस्क्राइब करता है, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करता है 2 पॉइंट्स में। प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन और रिसेप्शन जो है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रहता है ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन और रिसेप्शन के प्रोसेस को, जो इंफॉर्मेशन एक जगह से ट्रांसफर हुई दूसरी जगह रिसेप्ट हुई, उस इंफॉर्मेशन को एक जगह से जब भेजा गया दूसरी जगह रिसीव किया गया उसको कम्युनिकेशन कहते हैं सिंपल भाषा में। वाइल द एग्जाम्पल्स ऑफ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन आर ईमेल हो गया, टेलीफोन हो गया, लेटर्स हो गए, वो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन जो है हमारे लिए कम्प्लीमेंट्री हैं, बट दे कैन ऑल्सो एक्ट लाइक सब्सटीट्यूट ऑफ वन अनदर। अब यहाँ पे सब्सटीट्यूट की तरह भी ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन काम करते हैं। इसकी मिसाल ऐसी है, इफ यू कैन ईमेल द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन टू अ क्लाइंट इट एलिमिनेट्स द नीड टू ट्रेवल टू गो टू सी हिम। अगर आपको किसी क्लाइंट को कोई इंफॉर्मेशन पास करनी है, बजाय आप चलकर उसके पास जाएं और वो इंफॉर्मेशन दें, आप ये काम कम्युनिकेशन से आसान कर सकते हैं। एक मेल किया और सारी इंफॉर्मेशन उसके पास चली गई, और यहाँ पे आपको ट्रांसपोर्ट करने से बच गए और कम्युनिकेशन आपके काम आ गया। तो यहाँ पे इसीलिए इसको कहा गया है, ये कम्प्लीमेंट्री भी है, सब्स्टिट्यूट भी हैं। तो यहाँ पे एक जगह अगर कम्युनिकेशन काम आएगा तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो है उससे इंसान बच सकता है। तो यहाँ पे एक दूसरे की हेल्प भी यहाँ पे ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन करता है, इंसान का टाइम, इंसान का वक्त, इंसान का पैसा बचाने में। बट यहाँ पे बोथ ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन प्लेज अ मेजर रोल इन आवर डेवलपमेंट एंड एडवांसमेंट इन द लास्ट फ्यू डेकेड्स थैंक्स टू सम मार्वलस टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, जैसे हमारे यहाँ पे लास्ट 5 डेकेड्स में हुई। क्वालिटी, स्पीड, एक्यूरेसी वो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन में आई है और ये बहुत आउटस्टैंडिंग है, जिससे हम और ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहे हैं। यहाँ पे आप एनी डेवलपिंग इकोनॉमी की बात कर लें, स्पेशली यहाँ पे इंडिया की अगर हम बात करें, मस्ट एक्यूटली फोकस ऑन these two fields to make certain they face no difficulties in their economic and social growth and development। तो यहाँ पे सोशल ग्रोथ और डेवलपमेंट में, इकोनॉमिक प्रोग्रेस में अगर कोई डिफिकल्टी ना आए, इसके लिए हम जैसे डेवलपिंग इकोनॉमी लाइक इंडिया को अपना ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन और ज़्यादा एफिशिएंट और मजबूत करना होगा। तो यहाँ पे ये बात चल रही थी इन शॉर्ट कि कम्युनिकेशन सिस्टम और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम एक डेवलपिंग कंट्री के लिए, प्रोग्रेसिंग कंट्री के लिए कितनी ज़रूरी है। और यहाँ पे अगर हम इसको स्ट्रक्चर को समझने की बात करें, समझने की कोशिश करें, तो क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम और कम्युनिकेशन सिस्टम को मैंने डिवाइड किया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं आसान तरीके से। सबसे पहले यहाँ पे आप देखें ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को, सबसे पहले हम ट्रांसपोर्ट को ही अगर देखें तो ये लैंड, वाटर, एयर और रोपवे में डिवाइडेड है। तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इतने तरीकों से किया जाता है और उसके अंदर भी सब डिवाइड है। जैसे लैंड का ट्रांसपोर्ट अगर हम देखें तो रोडवेज है, रेलवेज है, पाइपलाइंस है, तो ये लैंड में। और पानी के अंदर अगर हम ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को देखें तो इनलैंड वाटरवेज हैं, कोस्टल वाटरवेज हैं, इंटरनेशनल सी रूट्स हैं, जहां बड़े बड़े शिप्स, जहाज जो है एक जगह से, एक कंट्री से दूसरी कंट्री जो है वो प्रोडक्शन का सामान जो है, रॉ मटेरियल जो है, गुड्स जो है, इंसान जो है वो पहुंचाते हैं। फिर एयर के अंदर अगर हम देखें, हवा में हमारे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कैसा है, डोमेस्टिक और नेशनल एयरलाइंस भी चलती हैं, इंटरनेशनल एयरलाइंस भी चलती हैं, और इनमें भी पब्लिक और प्राइवेट एयरलाइंस होती हैं, चाहे वो इंटरनेशनल की बात करें या हम पब्लिक या डोमेस्टिक नेशनल की बात करें। फिर रोपवेज भी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में काम आती हैं और रोपवेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर अगर नजर डालें तो यहाँ पे 2 तरीके का कम्युनिकेशन सिस्टम आपको दिखेगा, पर्सनल और मास। पर्सनल के अंदर आप लेटर,
जो एक इंसान दूसरे इंसान को भेजता है, टेलीफोन जो एक इंसान दूसरे इंसान को करता है, और मोबाइल फ़ोन से जो हम कॉल्स करते हैं, टेलीग्राम जैसे, फैक्स जैसे, ईमेल, इंटरनेट और सोशल नेटवर्किंग साइट्स की बहुत सारी हज़ारों एग्जांपल्स आपके सामने हैं। फिर मास में आप रेडियो देख लें, टेलीविज़न देख लें, सिनेमा देख लें, सैटेलाइट्स देख लें, न्यूज़पेपर देख लें, मैगज़ीन देख लें, बुक्स देख लें, तो ये सारी एग्जांपल्स जो हैं वो मास कम्युनिकेशन में आती हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को इस इमेज के द्वारा समझाने की कोशिश की गई है, और मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन को भी। मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में आप देखें, एरोप्लेन है, कार्स हैं, शिप्स हैं, और इसी तरह से बाइक्स हैं, साइकिल्स हैं, गाड़ियाँ हैं। इसी तरह से यहाँ पे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर रेडियो है, टेलीफोन है, मोबाइल है, स्मार्ट वॉचेज़ हैं, इंटरनेट का ये कंप्यूटर सिस्टम है, पीसी है, लैपटॉप है, टेलीविज़न है, और एंड्रॉयड का फ़ोन है। इस तरह से यहाँ पे समझाने की कोशिश की गई है। अब यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन इंडिया को हम थोड़ा शॉर्ट में डिस्कस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले है यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन में लैंड ट्रांसपोर्ट। The pathways and the unmetalled road have been used for transportation in India since ancient time। पुराने कदीम ज़माने से इतिहास में ये आप देख सकते हैं कि लैंड ट्रांसपोर्ट के पाथवेज, अनमेटल्ड रोड भी पुराने ज़माने में होते थे, एंशिएंट टाइम में होते थे। अब तो हम ब्लैक टॉप वाले रोड्स पे चलते हैं, लेकिन पुराने ज़माने में भी रास्ते खोजे जाते थे, निकाले जाते थे एक जगह से दूसरी जगह, इंसानों को चलने के लिए, जाने के लिए और गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। विद द इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, मेटल रोड आ चुके हैं, रेलवेज आ चुकी हैं, उनको डेवलप किया गया लार्ज वॉल्यूम ऑफ गुड्स के लिए, पीपल्स के लिए, ताकि वो एक जगह से दूसरी जगह इन सारी चीज़ों को ट्रांसपोर्ट कर सके। इसी में रोपवेज भी आते हैं, केबलवेज आते हैं, पाइपलाइंस आते हैं, were devised to cater the demand of transporting specific goods under the special circumstances। जहां रोड नहीं जा सकता, जहां पे ट्रेन नहीं जा सकती, तो वहां पे रोपवेज का इस्तेमाल भी किया जाता है। और आज की डेट में भी रोपवेज बहुत इलाकों में, पिछड़े इलाकों में रोपवेज का इस्तेमाल होता है। Thus the land transport is further divided into 3 different parts। तो यहाँ पे लैंड ट्रांसपोर्ट को भी फर्दर 3 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करके हम समझने की कोशिश करेंगे। आगे मैं ये केबल और रोपवेज भी आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पे सबसे पहले ये देख सकते हैं आप, इस तरह के रोड्स जो हैं बनाए गए हैं इंडिया में। बहुत खूबसूरत रोड है, बड़े बड़े एक्सप्रेस वेज हैं, नेशनल हाईवेज हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन में काफ़ी मदद करते हैं। तो यहाँ पे रोड ट्रांसपोर्ट की बात अगर हम करते हैं, तो रोड ट्रांसपोर्ट में आपको दिखने को मिलेगा, इंडिया हैज़ द वर्ल्ड्स सेकेंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क विद द टोटल लेंथ ऑफ 6.4 मिलियन 6.4 मिलियन किलोमीटर्स, कंप्राइजिंग नेशनल एंड स्टेट हाईवेज एंड अर्बन एंड रूरल रोड्स। इन्वेस्टमेंट, अगर हम रोड सेक्टर की बात करें, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, इज वेरी इंपॉर्टेंट टू इंश्योर कनेक्टिविटी टू द लास्ट माइल। एवरी ईयर यहाँ पे हाईवेज कैरी अराउंड 85% ऑफ पीपल एंड अराउंड 70% ऑफ फ्राइट ट्रैफिक। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल में अगर हम देखें, बेटर सर्व्ड बाय द रोड ट्रांजिट। रोड्स आर क्लासिफाइड एज, यहाँ पे नेशनल हाईवेज में क्लासीफाई किया जाता है, फिर उसके बाद यहाँ पे स्टेट हाईवेज में क्लासीफाई किया जाता है, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स में और रूरल रोड्स में क्लासीफाई किया जाता है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की अगर हम बात करें तो 64.5% बाय रोड ट्रांसफर होता है, पैसेंजर ट्रैफिक 90% बाय रोड, और नेशनल हाईवे अकाउंट्स 2% ऑफ टोटल रोड नेटवर्क एंड कैरी ओवर 40% ऑफ टोटल ट्रैफिक। तो हाईवेज जो है कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, या उनकी कंस्ट्रक्शन जो इंडिया में वो इंक्रीज हो चुकी है 17% CAGR बिटवीन फाइनेंशियल ईयर 16 से लेकर 21 के बीच में। और डिस्पाइट पैंडेमिक के होने के बावजूद, लॉकडाउन होने के बावजूद, इंडिया ने फिर भी 13,298 किलोमीटर जो हाईवे है फाइनेंशियल ईयर 2021 में तैयार किया। ये मैं लेटेस्ट डेटा आपको दिखा रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे हम देखें तो फाइनेंशियल ईयर 2021 में 13,298 किलोमीटर ऑफ हाईवे जो वो कंस्ट्रक्ट किया गया था अक्रॉस इंडिया। अब यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ रोड्स की अगर हम बात करें तो नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, डिस्ट्रिक्ट रोड और रूरल रोड को जो है इस तरह से डिवाइड किया जाता है। और यहाँ पे इनको जो दर्शाया जाता है सिंबॉलिक वे में, जो पैराफिट्स लगे होते हैं, येलो एंड वाइट जो है वो नेशनल हाईवे के लिए यूज होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसी तरह से ग्रीन एंड वाइट जो स्टेट हाईवे के लिए यूज होता है, और इसी तरह से ब्लैक एंड वाइट जो है सिटी डिस्ट्रिक्ट रोड के लिए यूज होता है। और यहाँ पे ऑरेंज एंड वाइट जो है रूरल रोड्स के लिए, जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत बनाए गए हैं, उनमें इस तरह के पैराफिट्स, इस कलर के पैराफिट्स देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या समझ आया कि येलो और व्हाइट वाला जो नेशनल हाईवेज पे लगे होते हैं, ग्रीन एंड व्हाइट आपको स्टेट हाईवेज पे दिखेंगे,
ब्लू ब्लैक एंड व्हाइट जो आपको सिटी रोड्स डिस्ट्रिक्ट रोड्स में दिखेगा और रूरल रोड्स पे आपको ऑरेंज एंड व्हाइट का पैराफिट दिखेगा। तो इंडियन हाईवेज माइलस्टोन कलर कोड्स के तहत इनको कलर किया जाता है। अब यहाँ पे एक्सप्रेस वेज ऑफ इंडिया जो है वो क्या है, तो सबसे पहले आप देख लें कि एक्सप्रेस वे क्या होता है। एक्सप्रेस वे होता है एक लंबी चौड़ी सड़क जिस पे हम एक प्लेन भी इमरजेंसी के टाइम पे उतार सके। इन शॉर्ट उसको एक्सप्रेस वे कहते हैं, जिसमें आपको बहुत वाइड रोड मिलती है। ये फोटोज में भी आपको मैं दिखाऊंगा। आर दी हाईएस्ट क्लास ऑफ रोड इन इंडिया एज ऑफ जुलाई 2022, लेटेस्ट डेटा दे रहा हूं इसी महीने का। इंडिया हैज अ टोटल ऑफ 2031.65 किलोमीटर, जिसको हम 1262.41 माइल ऑफ एक्सप्रेस वे जो हमारे पास अवेलेबल है। दीज आर कंट्रोल्ड एक्सेस हाईवेज वेयर एंट्रेंस एंड एग्जिट आर कंट्रोल्ड बाय यूज ऑफ रैंप्स that are incorporated into the design of the expressway, whereas national highways are at grade road. Some roads are not access controlled expressway but are still officially called expressways. तो यहाँ पे कह रहा है कुछ रोड्स को हमने एक्सेस नहीं दिया है कि वो जो है कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवेज हैं, लेकिन फिर भी हम उनको ऑफिशियली एक्सप्रेसवेज कहते हैं। क्यों कहते हैं? सच एज यहाँ पे बिजू एक्सप्रेसवे, रांची हजारियाबाग एक्सप्रेसवे, रायपुर बिलासपुर एक्सप्रेसवेज। तो ये कुछ ऐसे रोड्स हैं जिनको एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवेज में हम यूज करते हैं। उतना उनको ओपन नहीं किया हुआ है, लेकिन फिर भी हम ऑफिशियली इनको एक्सप्रेसवेज डिनोट करते हैं, लेकिन कंट्रोल्ड वे में इस पर एक्सेस किया जाता है। करंटली हम लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे ऑफ इंडिया की अगर बात करें, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो 340.8 किलोमीटर है। अगर हम माइल्स में देखें तो 211.8 माइल्स है। द वाइडेस्ट एक्सप्रेसवे इज द दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे जो 14 लेन का है। तो यहाँ पे आप एक्सप्रेसवेज का देख सकते हैं नज़ारा भी। तो यहाँ पे आपको मैं बता रहा था एक्सप्रेसवेज में, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे फोटोज हैं। आप इस तरह से हाईवेज और एक्सप्रेसवेज में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पे लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट एक्सप्रेसवेज इन इंडिया में आप देख सकते हैं। अहमदाबाद वडोदरा एक्सप्रेसवे है, मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे है, जयपुर किशनगढ़ एक्सप्रेसवे है, अंबाला चंडीगढ़ एक्सप्रेसवे है। इस तरह से यहाँ पे दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेसवे है। तो ये एक्सप्रेसवे का शॉर्ट में मैं आपको बता रहा था कि क्या है एक्सप्रेसवे। अब तो नेक्स्ट है यहाँ पे नेशनल हाईवेज ऑफ इंडिया। तो नेशनल हाईवेज ऑफ इंडिया के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज MORTH कह रही है 599 नेशनल हाईवेज हैं इंडिया में। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमारे यहाँ पे नेशनल हाईवेज की नंबरिंग भी जो है वो चेंज की गई है, रिन्यू की गई है। मिनिस्ट्री ने इसको अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी अपलोड किया है, आप वहां जाकर भी देख सकते हैं। नेशनल हाईवेज का अगर हम नेटवर्क देखें ऑफ ट्रंक रोड्स ऑन्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। अब ये कंस्ट्रक्शन एंड मैनेज कौन कर रहा है? नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया और नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट जो PWD स्टेट के अंदर होता है। तो ये तीनों एजेंसीज जो है इस रोड की कंस्ट्रक्शन में जो है पार्टिसिपेट करती हैं या ये जो है रिस्पॉन्सिबल हैं। यहाँ पे इंडिया की अगर हम बात करें 1,51,019 किलोमीटर, जिसको हम माइल्स में कन्वर्ट करें तो 93,839 माइल्स जो है नेशनल हाईवे है एज ऑफ मार्च 2021 का डेटा है। और नेशनल हाईवेज जो है कॉन्स्टिट्यूट करते हैं 2.7% ऑफ इंडियाज टोटल रोड नेटवर्क। और यहाँ पे अबाउट 40% ऑफ रोड ट्रैफिक जो कैरी करता है एज ऑफ 2013 का ये डेटा दिखा रहा हूँ। यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की अगर हम बात करें नेशनल हाईवेज ऑफ इंडिया की, तो लॉन्गेस्ट यहाँ पे नेशनल हाईवे जो है इंडिया के अंदर अब है NH44 और प्रीवियसली पहले था NH7। अब ये नेशनल हाईवे 44 जो स्टार्ट होता है जम्मू कश्मीर से और एंड होता है कन्याकुमारी में। तो यहाँ पे अगर इसमें स्टेट्स हम इन्वॉल्व देखें तो जम्मू कश्मीर, उसके बाद हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और तमिलनाडु जाकर इसको कनेक्ट करती है। यहाँ पे अगर हम शॉर्टेस्ट नेशनल हाईवे की बात करें तो अब है NH966B और प्रीवियसली था NH47A। तो यहाँ पे शॉर्टेस्ट नेशनल हाईवे की जो टोटल डिस्टेंस है वो है 8 किलोमीटर और कंदानूर एंड विलिंगडन आइलैंड इन कोची केरला को ये कनेक्ट करता है। अब तीसरा पॉइंट यहाँ पे गोल्डन क्वाड्रिलेटरल
is a national highway network that connects 4 major metropolitan cities जैसे दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई। मैं आपको दिखाऊंगा आगे भी मैप में फ्रॉम ऑल द मेजर 4 डायरेक्शंस, ये चारों जो महानगरों को कनेक्ट करता है। तो आप देखें तो दिल्ली को, उसके बाद आप देखें तो मुंबई को, उसके बाद देखें आप तो उसके बाद आप देखें तो कोलकाता को और चेन्नई को जो है ये कनेक्ट करता है। तो इस तरह से इस प्रोजेक्ट को नाम दिया गया है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। अब नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट है इंटरेस्टिंग, इंडिया हैज द सेकंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क इन द वर्ल्ड विच कंप्राइजेस 40% ऑफ द नेशनल हाईवेज। और नेक्स्ट पॉइंट है वर्ल्ड्स सेकंड हाईएस्ट मोटरेबल हाईवे जो है वो लेह मनाली हाईवे है विच कनेक्ट शिमला टू लेह इन लद्दाख। इट इज द वर्ल्ड सेकंड हाईएस्ट अल्टीट्यूड मोटरेबल हाईवे। नेक्स्ट यहाँ पे अगर पॉइंट की बात करें तो एट 14.15 किलोमीटर जोलजिला टनल विल बी द इंडियाज लॉन्गेस्ट रोड टनल एंड एशियाज लॉन्गेस्ट बाई डायरेक्शनल टनल जो है अब ये जोलजिला टनल बनने वाला, जोजिला टनल बनने वाला है। और यहाँ पे अगर हम बात करें जोजिला टनल के बारे में, अ कनेक्टिंग टनल फ्रॉम जेड मोड ऑन NH1 टू द जोजिला टनल विल बी बिल्ट इन द जोजिला घाट्स बिटवीन सोनामर्ग एंड करगिल। तो ये दुनिया का, यहाँ पे पहले मैं बोलूं तो यहाँ पे दुनिया का नहीं, सॉरी, यहाँ पे एशिया का लॉन्गेस्ट बाई डायरेक्शनल टनल बनने वाला है और इंडिया का लॉन्गेस्ट टनल भी बनने वाला है। दुनिया में नहीं, इंडिया में और एशिया में। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट इंडिया करने जा रहा है। तो यहाँ पे इस तरह से 7th पॉइंट पे अगर हम चलें तो लॉन्गेस्ट रोड टनल जो है मेजरिंग 9.34 किलोमीटर इज आल्सो नाउन बाय मेनी नेम्स इंक्लूडिंग चेन्नई नाशरी टनल भी इसको कहा जाता है, पत्नी टॉप टनल कहा जाता है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल भी कहा जाता है जो J&K के अंदर लोकेट है। द टनल वाज इनॉग्रेटेड इन 2017 एंड इट इज फीचर्ड 2 ट्यूब्स रनिंग इन द पैरेलल डायरेक्शन। तो यहाँ पे अभी तक जो लॉन्गेस्ट इंडिया का जो टनल है, रोड टनल, वो नाशरी का ही कहा जाता है, चेन्नई नाशरी का, जिसको श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल भी कहते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे आप नेशनल हाईवे को देखें, NH44 को देखें तो ये कनेक्टिविटी का लिंक जो है ये बताया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं इसको, तो जम्मू कश्मीर से जाके नीचे डाउन साउथ कन्याकुमारी में मिलता है। अब यहाँ पे ऑन अप्रैल 28th of April 2010, 28th of April 2010, the Ministry of Road Transport and Highways officially published a new numbering system for the National Highway Network. तो यहाँ पे अगर देखें हम how Indian highways are numbered, तो यहाँ पे देखें आप, all north south highways will carry even number, all east west highways will have odd number, all major highways will be single digit or double digit number, north south highways will increase their number from east to west or from, for example यहाँ पे कहा जा रहा है particularly north south highway in central India or western India will have a higher number than the one in the east India। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, आपको यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि इंडिया में हाईवेज को किस तरह से नंबर किया जाता है। तो ये टेक्निक यूज की जाती है। 3 digit numbers highways are secondary routes or branches of the main highway. For example, 144, 244, 344 etc. will be the branch of main national highway NH44 जो जम्मू कश्मीर से स्टार्ट होता है। तो इंटरनल जो रोड्स इसको कनेक्ट करती हैं तो उनको 3 डिजिट का नंबर जो है यूज किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे सुफिक्सेस यूज किए जाते हैं, A, B, C, D etc. are added to the 3 digit number sub highways to indicate very small spin off or stretches of sub highways, for example 966A, 527B etc. तो यहाँ पे अब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वो NHAI जो है वाज सेटअप अंडर NHAI एक्ट 1988। इट इज अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। इट हैज बीन इंटरेस्टेड विद द नेशनल हाईवेज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट और इसमें अलॉन्ग विद अदर माइनर प्रोजेक्ट्स फॉर डेवलपमेंट मेंटेनेंस एंड मैनेजमेंट के लिए दूसरे जो प्रोजेक्ट्स को नेशनल हाईवेज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट देखता है। नेशनल हाईवेज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट क्या है? इज अ प्रोजेक्ट ऑफ अपग्रेड, रिहेबिलिटेट एंड वाइडन मेजर हाईवेज इन इंडिया। एक बार जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो रोड बनाती है उस पर जो रिपेयर, बढ़ाना, चढ़ाना, खुला करना, वाइड करना, जो ये नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट देखता है मेजर हाईवेज ऑफ इंडिया को और टू हायर स्टैंडर्ड। द प्रोजेक्ट वाज स्टार्टेड इन 1998। तो यहाँ तक समझ आ गया होगा।
कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वो रिस्पॉन्सिबल है रोड बनाने के लिए नेशनल हाईवेज को, और यहाँ पे रिहेबिलिटेट, अपग्रेड, वाइड करना जो है ये काम है नेशनल हाईवेज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का। तो बहुत साधारण सी भाषा में आप समझ लें कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी इंडिया रोड बनाता है और उस पर जो भी बाद में काम करना है वो नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट देखता है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है ऑटोनॉमस अथॉरिटी है, मेंटेन करती है नेशनल हाईवेज नेटवर्क टू ग्लोबल स्टैंडर्ड एंड कॉस्ट इफेक्टिव मैनर्स एंड प्रमोट इकोनॉमिक वेलबींग एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पीपल। इस तरह से यहाँ पे आपको ये पता चलता होगा कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है एक रोड ही नहीं बनाती बल्कि प्रमोट करती है इकोनॉमिक वेलबींग और क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी। इट हैज़ कंप्लीटेड कंस्ट्रक्शन ऑफ 3979 किलोमीटर ऑफ नेशनल हाईवेज इन फाइनेंशियल ईयर 2019-20। भारत माला परियोजना जो प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस किया गया फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बेटर रोड ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन इंडिया को, तो भारत माला परियोजना जो स्कीम चलाई गई है, दिस प्रोजेक्ट वाज लॉन्च ऑन 25 अक्टूबर 2017 बाय मिस्टर नितिन गडकरी जो रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, हु वाज द मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज ऑफ इंडिया अंडर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू इम्प्रूव द रोड नेटवर्क इन द कंट्री। अब यहाँ पे भारत माला प्रोजेक्ट का फेज फर्स्ट अगर हम देखें तो ये दिसंबर 2022 तक रखा गया, जिसमें 34,800 किलोमीटर रोड बनाने की बात की गई है, और यहाँ पे भारत माला सेकेंड जो है उसको 48,877 किलोमीटर एक्सपेक्ट किया जा रहा है 2024 तक बनाई जाएगी। इसके बाद यहाँ पे हम भारत माला प्रोजेक्ट जो है वो एक अम्ब्रेला प्रोजेक्ट है for the highway sector that focuses on optimizing efficiency of freight and passenger movement across the country by widening critical infrastructure gap through effective intervention। और उसके बाद जो effective roads बनाने के बाद effective intervention include development of economic corridor, inter corridors, feeder routes, national corridor efficiency improvement, border and international connectivity road, coastal and port connectivity road and greenfield expressways जैसे प्रोजेक्ट्स को भारत माला प्रोजेक्ट के थ्रू बनाया जाएगा। ये एक अम्ब्रेला प्रोग्राम है हाईवेज के लिए। तो दोस्तों यहां तक आपको समझ आ गया होगा। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो हाईवेज हैं, ये देख सकते हैं आप। नेशनल हाईवेज जो है नेशनल हाईवे 7 है, 2 है, 6 है, 4 है, 44 है, 01 है और 8 है। इस तरह से आप इनको आराम से इन डिटेल चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं शॉर्ट में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब यहाँ पे गोल्डन क्वाड्रिलेटरल मैंने कहा था आपको मैं बताऊंगा, जो ये 4 बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज को कनेक्ट करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं। तो दिल्ली, मुंबई और चेन्नई और कोलकाता, तो इस तरह से कनेक्टिविटी बनाई गई है। तो इस प्रोजेक्ट को गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट कहा जाता है। यहाँ पे उसके बाद आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे फिर से आपको अच्छे से दिखेगा, रेड वाला गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर आपको ब्लू में दिखेगा, इसी तरह से ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर आपको और स्काई ब्लू में दिखेगा, नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट फेज 3 आपको डार्क ग्रीन में दिखेगा। तो इस तरह से ये मैप आप देख सकते हैं आराम से पॉज करके भी। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट मैप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे री नंबरिंग दिखाई गई है। तो री नंबरिंग में आप देख सकते हैं किस तरह से नॉर्थ साउथ हाईवेज आर इवन नंबर और ईस्ट वेस्ट हाईवेज आर ऑड नंबर। इस तरह से ये नंबरिंग की गई है। मैं आराम से दिखा रहा हूँ और आप पॉज करके भी इसको देख सकते हैं। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, मैं शॉर्ट कहने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप भी बोर ना हो। अब यहाँ पे स्टेट हाईवेज की बात करते हैं। तो स्टेट हाईवेज में देख सकते हैं आप, स्टेट गवर्नमेंट क्रिएट्स एंड मेंटेन दी स्ट्रक्चर्स। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट देखता है, दे कनेक्ट कैपिटल स्टेट कैपिटल विद द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स एंड अदर सिग्निफिकेंट सिटीज के साथ। तो ये पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट का काम है। स्टेट हाईवेज के अंदर नेशनल हाईवेज को कनेक्ट किया जाता है इन रोड्स के साथ। दीज रोड्स अकाउंट 4% ऑफ कंट्रीज टोटल रोड लेंथ। नेक्स्ट है यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट रोड। तो डिस्ट्रिक्ट रोड्स भी बहुत छोटे छोटे रोड होते हैं जो आस पड़ोस के टाउन्स को, विलेजेस को जोड़ता है डिस्ट्रिक्ट के साथ। दीज हाईवेज सर्व्स एज ए लिंक बिटवीन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर एंड डिस्ट्रिक्ट अदर मेजर नोड्स। दे मेक अप 14% ऑफ रोड जो है ऑफ द कंट्री जो है ये टोटल लेंथ बनाता है। फिर रूरल रोड है। रूरल रोड भी इंपॉर्टेंट है कनेक्टिविटी के लिए कि गांव देहात से जो लोग हैं उनको जोड़ता है शहरों के साथ। तो रूरल रोड जो है अप्रॉक्सीमेटली 80% बताया जाता है टोटल रोड लेंथ है इंडिया में। 80% जो है वो रूरल रोड जो है वो ऑक्यूपाई करते हैं।
नेक्स्ट यहाँ पे बिकॉज द नेचर ऑफ द टेरेन ऑफ इन्फ्लुएंसेस द डेंसिटी ऑफ द रूरल रोड देयर इज अ रीजनल डाइवर्सिटी। तो कहने का मतलब इन शॉर्ट है कि यहाँ पे रूरल डेंसिटी को देखते हुए, नेचर को देखते हुए, टेरेन्स को देखते हुए, रीजनल डाइवर्सिटी को देखते हुए इन रोड्स को कनेक्ट किया जाता है, बनाया जाता है। यहाँ पे अगर हम और बात समझने की कोशिश करें तो इंडिया के अंदर रोड नेटवर्क कैसा है, तो आपको देखने को मिलेगा श्रीनगर से रोड शुरू होती है नीचे कन्याकुमारी तक, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो है प्रोजेक्ट भी इसी के अंदर है। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर को भी बनाया गया है ताकि हम यहाँ पे ईस्ट और वेस्ट को जोड़ सकें, नॉर्थ और साउथ को जोड़ सकें। पूर्व बंदर को कनेक्ट किया है, मुंबई को, चेन्नई को, कन्याकुमारी को, कोलकाता को, सिलचर, सब एरियाज को कनेक्ट किया गया है रोड्स के द्वारा। तो इंडिया के अंदर मैं बार बार कह रहा हूँ ट्रांसपोर्टेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट लिंक है डेवलपमेंट प्रोग्रेस करने के लिए, किसी भी कंट्री के लिए, और हमारी जैसी कंट्री को डेवलप करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का एफिशिएंट होना, चीपर होना, कनेक्टिविटी अच्छी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे कुछ लेटेस्ट डेवलपमेंट्स मैं आपको दिखा रहा हूँ जो मैंने अखबार से कटिंग्स आपको दिखाने की कोशिश की है। तो सम लेटेस्ट न्यूज़ हेडलाइंस जो रोड्स के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। रोड मिनिस्ट्री कंप्लीट्स 1,41,190 किलोमीटर ऑफ नेशनल हाईवे एज ऑफ मार्च 2022, 31 मार्च 2022 की न्यूज़ कटिंग दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद एक और न्यूज़ थी, गवर्नमेंट एम्स टू कंस्ट्रक्ट 18,000 किलोमीटर ऑफ हाईवेज 2022 और 23, गडकरी कह रहे हैं, और ये 2025 तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे 2 लाख किलोमीटर नेशनल हाईवे जो 2025 तक बनाने का जो टारगेट है। उसके बाद 43,000 किलोमीटर स्टेट रोड कन्वर्टेड टू नेशनल हाईवेज इन लास्ट 8 ईयर्स। तो ये न्यूज़ है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और हैं जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। एज ऑफ जुलाई 2022 इंडिया हैज अ टोटल लेंथ ऑफ 2031.65 किलोमीटर जो एक्सप्रेस वे, और उसके बाद नेशनल हाईवे देखें तो 1,40,937 किलोमीटर अप्रैल 2014 के बाद टिल डेट। उसके बाद नेशनल हाईवेज अगर देखें तो 1,51,019 किलोमीटर जो है नेशनल हाईवेज जो है एज ऑफ मार्च 2021 का डेटा है। उसके बाद टोटल लेंथ स्टेट हाईवेज की अगर देखें तो 1,76,166 किलोमीटर है। तो इस तरह से ये फैक्ट्स भी आपको मैं दिखा रहा हूँ। डिस्ट्रिक्ट रोड्स की बात अगर हम करें तो अप्रॉक्सीमेटली 6,32,154 किलोमीटर जो है ये रोड है। माइल्स में अगर हम देखें तो 3,92,802 माइल्स है। इसी तरह से रूरल रोड भी बहुत एरिया कवर करते हैं, 72.97% जो टोटल रोड है एज ऑफ मार्च 2020 का डेटा है। तो इस तरह से डिफरेंट आपको मैं करंट इवेंट्स के साथ भी जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। तो यहाँ पे अगर हम देखें फॉर दी डेवलपमेंट ऑफ दीज रूरल रोड, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्राइम मिनिस्टर की जो रूरल रोड स्कीम है वाज लॉन्च इन दिसंबर 2000 में बाय द देन इंडियन गवर्नमेंट टू प्रोवाइड कनेक्टिविटी टू द आइसोलेटेड रूरल हैबिटेशन। तो जो गांव देहात को कनेक्ट करने वाली रोड है वो किस प्रोजेक्ट के तहत बनाई जा रही है, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के द्वारा। और यहाँ पे अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सिस्टर प्रोग्राम जो भारत निर्माण के द्वारा भी इसको बिल्ड किया जा रहा है। अब हमारा नेक्स्ट पोर्शन है इंडियन रेलवे। तो इंडियन रेलवे ने भी काफ़ी तरक्की की है पिछले कुछ डेकेड्स में। यहाँ पे देख सकते हैं आप, लेटेस्ट फोटोज़ में दिखा रहा हूँ कितना खूबसूरत है। यहाँ पे प्रधानमंत्री जी जो है लेटेस्ट जो वो ट्रेन जो इन्होंने इनॉग्रेट की थी, तो उसके अलावा भी यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा ट्रेन का नेटवर्क इंडिया के अंदर कैसा है। ट्रांसपोर्टेशन इज अ मेजर पार्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। द इंडियन रेलवे बिगन इट्स ऑपरेशन फ्रॉम 16 अप्रैल 1853 से। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडियन रेलवे जो हुई वो इंडियन रेलवे इज द कंट्रीज लाइफ लाइन। इंडिया की इकोनॉमी में हेवनली डिपेंडेंट जो हम हैं अगर ट्रांसपोर्टेशन के सेक्टर में तो वो रेलवे पे हैं। इट्स नॉट जस्ट अ पैसेंजर एंड फ्राइट ट्रांसपोर्ट बट आल्सो सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। Thanks to its extensive network spanning the length and the width of India, India's railway system जो started operating from 16 अप्रैल 1853 से 1853 से शुरू किया। 16 अप्रैल 1853 से हमने यहाँ पे रेलवेज ऑपरेट करना शुरू किया, ऑल्दो तब यहाँ पे ब्रिटिश इंडिया थी। इंडिया की रेलवे ऑपरेट करता है वर्ल्ड्स 4th लॉन्गेस्ट रेलवे नेटवर्क। 1,23,236 किलोमीटर का नेटवर्क है। 21,000 से भी ज़्यादा की ट्रेन यहाँ पे चलती हैं। 23 मिलियन से ज़्यादा पैसेंजर जो है सफ़र करते हैं। 3 मिलियन टन जो है पर डे रॉ मटेरियल फ्राइट जो है हम वो जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करते हैं। अब ओवरव्यू अगर इसका हम देखें तो
तो इंडियन रेलवे इज वन ऑफ द लार्जेस्ट रेल नेटवर्क इन द वर्ल्ड. इंडियन रेलवेज नेटवर्क स्पैन 1,23,236 किलोमीटर विद 13,452 पैसेंजर ट्रेन और 9,141 फ्राइट ट्रेन हैं जो सामान कैरी करती हैं, ट्रांसपोर्टिंग 23 मिलियन पैसेंजर, 3 मिलियन टन ऑफ फ्राइट डेली फ्रॉम 7,349 स्टॉप से ये चीजें उठाई जाती हैं, पिकअप की जाती हैं, दूसरी जगह पहुंचाई जाती हैं. अंडर सिंगल कंट्रोल इंडियाज रेलवे नेटवर्क इज द फोर्थ लार्जेस्ट नेटवर्क इन द वर्ल्ड एंड सेकेंड लार्जेस्ट इन द एशिया. इंडियन रेलवे जो है प्रिंसिपल आर्टरी है हमारी और लाइफ लाइन है इंडिया के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की और पैसेंजर्स और फ्राइट को मूव करने के लिए. इट एड्स टू द कंट्रीज नेशनल ग्रोथ एंड इकोनॉमिक इंटीग्रेशन. इंटरेस्टिंग फैक्ट्स में अगर हम देखें तो यहाँ पे फेरी क्वीन जो है ओल्डेस्ट फंक्शनिंग स्टीम इंजन इन द वर्ल्ड है. इट इज प्लाइंग बिटवीन न्यू दिल्ली एंड अलवर इन राजस्थान. 4 साइट्स जो है इंडियन रेलवेज की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में डिक्लेयर की गई हैं यूनेस्को के द्वारा. ये हैं दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, यहाँ पे आप देख सकते हैं, नीलगिरी माउंटेन, मुंबई CST, कालका शिमला रेलवे. Indian Railway was nationalized in 1951. Toilets were introduced on Indian Railway in 1909. Indian Railway started computerized reservation in New Delhi in 1986. उसके बाद Indian Railways in the world's second largest network operated under a single administration and largest rail network in Asia. उसके बाद Railway runs more than 7,421 cargo trains carrying 3 million tons of freight daily. Indian Railway has gone into a select club of railways that include China, Russia, USA के क्लब में इनको शामिल किया गया है. In carrying more than 1 billion tons of cargo yearly. तो इस तरह से इंडिया का जो रेलवे सिस्टम है, नेटवर्क है, दुनिया के मजबूत तरीन बड़े बड़े रेलवे नेटवर्क सिस्टम्स के अंदर इस क्लब में इसको शामिल किया जाता है. चाइना, रशिया, USA के बाद अगर किसी का नाम आता है तो इंडिया का आता है. अकॉर्डिंग टू द एक्वर्थ कमिटी 1920-21 में रेलवे फाइनेंस ऑफ इंडिया वर सेपरेटेड फ्रॉम जनरल गवर्नमेंट ऑफ फाइनेंस इन 1924. तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, हिस्टोरिकल फैक्ट भी हैं. इन 1994 द फर्स्ट लाइव टेलीकास्ट ऑफ रेलवे बजट टुक प्लेस. तो पहली बार रेलवे का बजट लाइव जो टेलीकास्ट 1994 में किया गया था. और रिसेंटली रेलवे एंड जनरल बजट जो है उनको मर्ज किया गया है फिर से. इंडियाज फास्टेस्ट ट्रेन है सक्सेसफुली कंप्लीटेड ट्रायल रन 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दिल्ली से आगरा सिर्फ 90 मिनट्स में पहुंच जाती है. 2000 में ममता बनर्जी पहली वुमेन बनी थी, पहली महिला जो रेलवे मिनिस्टर बनी थी. She holds the record of being the only woman who introduced the rail budget for the 2 different governments in parliament. UPA की गवर्नमेंट में भी और NDA की गवर्नमेंट में भी. और गतिमान एक्सप्रेस जो है न्यू दिल्ली आगरा की इज करंटली द फास्टेस्ट ट्रेन. दोबारा बता देता हूँ, गतिमान एक्सप्रेस न्यू दिल्ली और आगरा के बीच में रन करने वाली फास्टेस्ट ट्रेन है. और मिट्टूपलायम OT नीलगिरी पैसेंजर ट्रेन इज द स्लोवेस्ट ट्रेन विच रन्स एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से. तो इस तरह से चलती है. द न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन हैज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रूट रिले इंटरलॉकिंग सिस्टम. इंडियन रेलवे इज द वर्ल्ड 7th लार्जेस्ट एम्प्लॉयर विद ओवर 1.4 मिलियन एम्प्लॉयज ऑन इट्स रोल. फिर उसके बाद ये इतनी बड़ी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन वाला सेक्टर है, डिपार्टमेंट है कि दुनिया के अंदर इसको 7th लार्जेस्ट एम्प्लॉयर कहा जाता है. फिर उसके बाद द रिन्यूड प्लेटफॉर्म ऑफ गोरखपुर रेलवे स्टेशन इन उत्तर प्रदेश हैज बिकम द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट मेजरिंग दोबारा पढ़ लेता हूँ यहाँ पे. द रिन्यूड प्लेटफॉर्म एट गोरखपुर रेलवे स्टेशन इन उत्तर प्रदेश हैज बिकम द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट मेजरिंग 1366 मीटर. तो इस तरह से लॉन्गेस्ट जो है रेलवे स्टेशन भी बन गया है. उसके बाद इंडियन रेलवे इज बिल्डिंग द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज 5 times द हाइट ऑफ द कुतुब मीनार एंड 35 मीटर टॉलर देन द एफिल टावर. तो यहाँ पे इंडियन रेलवे इज बिल्डिंग द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज बनाने जा रही है जिसका 5 टाइम हाइट जो है होगी कुतुब मीनार से और 35 मीटर टॉल होगा एफिल टावर से. अब ये कहाँ पे है?
यहाँ पे आपको दिखा दूं, ये J&K के अंदर है। इंडियन रेलवे लॉन्गेस्ट टनल जो पीर पंजाल का जो है लिंक करता है कश्मीर वैली को बानियाल अब जम्मू रीजन के साथ, तो ये भी लॉन्गेस्ट टनल है। इस तरह से स्टेशन विद द शॉर्टेस्ट नेम है इब ओडिशा के अंदर, और लॉन्गेस्ट तो मुझसे प्रोनाउंस भी नहीं किया जाएगा, आप खुद प्रोनाउंस कर सकते हैं। ये आंध्र प्रदेश के अंदर दुनिया का सबसे लंबे नाम वाला जो है स्टेशन है। और उसके बाद यहाँ पे लेटेस्ट डेवलपमेंट, मार्च 8 2021 को फर्स्ट वुमेन ड्राइवर ऑफ इंडियन रेलवे सुरेखा यादव ड्रोव ऑल वुमेन स्टाफ मुंबई लखनऊ स्पेशल ट्रेन ऑन द ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल वुमेन्स डे। इस तरह से यहाँ पे सिग्निफिकेंस अगर बात करें लॉन्ग डिस्टेंस एंड सब अर्बन ट्रैफिक की, रेलवे जो है मोस्ट कॉस्ट एफिशिएंट है, कन्वीनियंट है पैसेंजर की ट्रांसपोर्टेशन के लिए। उसके बाद रेलवे जो है सपोर्ट करता है, डेवलप करता है एक्सपेंशन ऑफ सेवरल बिजनेसेस। कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे नेटवर्क इज पार्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द rise in the textile industry in Mumbai, the jute industry in the area surrounding Kolkata, the coal industry in Jharkhand and so on. Railway assist in delivering a raw material and other facilities to production sites. तो रॉ मटेरियल असिस्ट करने के लिए, डिलीवर करने के लिए भी रेलवे काफ़ी मदद करती है। Agriculture owes a large part of its development to railway. Only with the help of the railway, agriculture has become commercialized. Farmer can now sell their agriculture product to far away location, even sell them on the global market for the profit. ये रेलवे की मदद से हुआ। रेलवे aid the rapid movement of perishable food stuff, जो जल्दी खत्म होने वाले हैं, सड़ने वाली चीज़ें हैं, उनको रेलवे की मदद से जल्दी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है, तो ये रेलवे की मदद से हुआ। उसके बाद यहाँ पे रेलवे ने एक और रेवोल्यूशन लाया, इंपॉर्टेंट रोल इन डिस्ट्रीब्यूटिंग इन्वेंशन एंड न्यू आइडियाज बाय ब्रिंगिंग द गैप बिटवीन सिटीज एंड कंट्री साइड रूरल एरियाज को कनेक्ट किया। उसके बाद रेलवेज यहाँ पे आप देख सकते हैं कंट्रीब्यूट द प्रोविजन ऑफ नेशनल मार्केट बाय प्रमोटिंग प्राइस इक्वलाइजेशन। रेलवे इज लिंक्ड टू मेजर पोर्ट्स विच एड्स इन प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड में भी बहुत मदद करती है। रेलवे से जल्दी पोर्ट्स तक हम सामान पहुंचा सकते हैं। रेलवे कंट्रीब्यूट्स टू द कंट्रीज डिफेंस एंड इंटरनल सिक्योरिटी बाय अलाउइंग ट्रूप डिफेंस इक्विपमेंट एंड अदर इंपॉर्टेंट आइटम जो है वो ट्रांसपोर्ट होती है रिमोट लोकेशंस पर रेलवे की मदद से। और इन द इवेंट ऑफ नेचुरल डिजास्टर लाइक ड्रॉट, फूड फ्लड्स, फेमाइन, अर्थक्वेक एंड अदर नेचुरल calamities, railway plays a critical role in reducing people's suffering. This is accomplished by transporting the relief and rescue team as well as the necessary supplies to the afflicted areas, thereby saving people from misery and starvation. तो इस तरह से रेलवे स्विफ्ट किस्म की ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करता है, जिसमें हम पीपल्स मूवमेंट, डिफेंस का सामान, डिफेंस की मूवमेंट और इम्पॉर्टेंट पेरिशेबल आइटम्स और पोर्ट्स के साथ कनेक्ट करके इंटरनेशनल ट्रेड में, और ना जाने कितने और अनगिनत फ़ायदे यहाँ पे हमने पढ़े कि रेलवे की मदद से हुआ। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के अंदर रेलवे का बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंस है किसी भी कंट्री की जो प्रोग्रेस में, और स्पेशली इंडिया की प्रोग्रेस में आपने देख लिया कि कितना हेल्पफुल है रेलवे और कितना इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे पाइपलाइंस की। तो ये पाइपलाइंस क्या है और ये पाइपलाइन से क्या किया जाता है, तो यही हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले पाइपलाइंस जो है वो मोस्ट कन्वीनियंट है सूटेबल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेट्रोलियम, इंसान नहीं, पेट्रोलियम, कोई और प्रोडक्ट नहीं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट लाइक गैसेस या पेट्रोल, डीजल या कोई भी आप देख सकते हैं पेट्रोलियम का प्रोडक्ट है। तो इस तरह से लॉन्गर डिस्टेंस के से हम इनको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं, ये पाइपलाइन की मदद से होता है। द प्रोडक्ट विच कैन बी ट्रांसपोर्टेड थ्रू पाइपलाइंस आर, अब यहाँ पे देख सकते हैं आप क्रूड ऑयल, जिसकी मैं बात अभी कर रहा था। डीजल और पेट्रोल तो प्योर फॉर्म है उनकी, क्रूड ऑयल से ही निकलता है। पेट्रोलियम जो है वो क्रूड ऑयल ही होता है, क्रूड ऑयल से पेट्रोल भी बनता है, डीजल भी बनता है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि हम इन चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को शिफ्ट करते हैं पाइपलाइन से, क्रूड ऑयल को, जेट फ्यूल को, लिक्विड प्रोडक्ट लाइक वाटर को, एनहाइड्रस अमोनिया को, गैसेस लाइक नेचुरल गैस, एलपीजी, ब्यूटेन को, सॉलिड प्रोडक्ट्स में कोल हो गया, माए मिनरल हो गया, सॉलिड वेस्ट हो गया। तो इस तरह से हम पाइपलाइन से इनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करते हैं। एडवांटेज अब इसका और डिसएडवांटेज पाइपलाइन का क्या है। सबसे पहले एडवांटेजेस पे अगर नजर डालें तो पाइपलाइन कंज्यूम्स वेरी लिटिल एनर्जी इन कंपैरिजन टू अनदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, यहाँ पे क्लियर हो गया।
ट्रांजिट लॉसेस आर मिनिमल इन ट्रांसपोर्टेशन थ्रू पाइपलाइन, नुकसान बहुत कम होता है, चीज़ों का लॉस कम होता है। रनिंग कॉस्ट जो मटेरियल की थ्रू पाइपलाइन बहुत कम है, इट इज़ लेस देन 10 टाइम्स देन द सरफेस ट्रांसपोर्टेशन। फिर उसके बाद वेस्टेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मटेरियल इज़ वेरी लेस, एग्जांपल स्लरी ऑफ कोल एंड आयरन ओर। फिर पाइपलाइंस जो है, बाकी मैं जो पॉइंट यहाँ पे बता रहा था उसमें यहाँ पे दूसरा जो अब नेक्स्ट पॉइंट में डिस्कस कर रहा हूँ वो है पाइपलाइंस कैन बी लेड डाउन थ्रू डिफिकल्ट टेरेन्स एज वेल एज अंडर वाटर विच इज़ नॉट पॉसिबल इन अनदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो पाइपलाइन को कहीं से भी बिछाया जा सकता है, टफ से टफ एरिया से भी और पानी के रास्ते से भी इसको गुजारा जा सकता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पाइपलाइंस आर नॉट अफेक्टेड बाय सीजनल वेरिएशन लाइक क्लाइमेट हॉस्टिलिटी लाइक फ्लड स्नोफॉल रेनफॉल एट्सेट्रा। एग्जाम्पल इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत सारी पाइपलाइंस की दी गई है, आप यहाँ पे आराम से इसको चेकआउट कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे पाइपलाइंस जो बता रहे हैं सेफ हैं, एक्सीडेंट फ्री है, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, it brings about industrial development in adjoining areas, establishment of fertilizer industries at the place of gas pipeline, जगदीशपुर शाहजहानापुर एट्सेट्रा की एग्जांपल दी है। डिसएडवांटेज क्या है पाइपलाइन का? पाइपलाइंस आर प्रोन टू डिस्ट्रॉशन इन केस ऑफ अर्थक्वेक आया तो डिस्ट्रॉट हो सकती हैं। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड लीकेज क्रैक्स इन केस ऑफ डिस्ट्रॉशन, कहाँ पे लीक हुई है, कहाँ क्रैक हुई है, गैस कहाँ से लीक हो रही है, मुश्किल होता है ये ढूंढना। तो हर चीज़ के फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी है। तो पाइपलाइंस के अभी तक आप फ़ायदे देख रहे थे ऊपर, अब यहाँ पे ये नुकसान भी है कि अर्थक्वेक से टूट सकती हैं, वो जो है ब्रेक हो सकती हैं, डिफ़िकल्ट होता है कि लीकेज और क्रैक्स इसके फाइंड आउट करना। और उसके बाद इनिशियल कॉस्ट जो है पाइपलाइन की बहुत हाई होती है, दो द कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस जो है वो कम है। पाइपलाइन फेस सिक्योरिटी थ्रेट्स फ्रॉम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की, हम वहाँ पे बम ब्लास्ट कर देंगे, बम फोड़ देंगे, पाइपलाइन को उड़ा देंगे, उसको रप्चर कर देंगे, उसको डिस्ट्रॉट कर देंगे, तोड़ देंगे, और विच कुड जियोप्रेडाइज द कंट्रीज इकोनॉमी स्पेशली इन केस ऑफ द ट्रांस बाउंड्री पाइपलाइन जो होती है कंट्री टू कंट्री जो ट्रांसफ़र होती है। स्पेशली यहाँ पे तापी की बात की गई है, जो तापी का प्रोजेक्ट है पाकिस्तान और अफगानिस्तान से होता हुआ आता है इंडिया में, तो टेररिस्ट ग्रुप्स बहुत बारी थ्रेट भी देते हैं। ऑयल पाइपलाइन नॉर्थ ईस्ट से आर ऑफन ब्लास्टेड बाय एंटी नेशनलिस्ट एलिमेंट्स। तो इस तरह से बहुत सारी दिक्कतें आती हैं पाइपलाइन को मेंटेन करने में। यहाँ पे आप देखें तो कैपेसिटी कैन नॉट बी इंक्रीज वंस द पाइपलाइन आर लेड, तो जो पाइपलाइन बिछाई गई है उससे ज़्यादा कैपेसिटी से हम जो प्रोडक्ट को ट्रांसफ़र नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसका साइज़ जो है पाइपलाइन का उतना ही होता है जो हमने ऑलरेडी फिट किया होगा। फॉर इंक्रीजिंग द कैपेसिटी हमें नई पाइपलाइन को बिछाना पड़ेगा। तो ये डिसएडवांटेजेस हैं सारे। रिपेयर ऑफ पाइपलाइन जो वो भी डिफ़िकल्ट है, पर्टिकुलरली इन केस ऑफ लीकेज, और डिटेक्शन ऑफ लीकेज इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट। तो यहाँ पे क्रूड ऑयल एंड एलपीजी पाइपलाइंस ऑफ इंडिया का मैप आपको मैं दिखा रहा हूँ, आप पॉज करके भी देख सकते हैं। तो इस तरह से हम पाइपलाइंस की बात यहाँ पे कंक्लूड करते हैं, और ये कुछ इंपॉर्टेंट पाइपलाइंस हैं इंडिया में, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी कुछ इंपॉर्टेंट पाइपलाइंस हैं। अब यहाँ पे एक बात पढ़ लेता हूँ। अ गैस पाइपलाइन कनेक्ट्स हजारिया इन गुजरात एंड जगदीशपुर इन उत्तर प्रदेश। अदर प्लेसेस कनेक्टेड बाय दिस पाइपलाइन इंक्लूड विजयपुर इन मध्य प्रदेश, कोटा इन राजस्थान एंड शाहजहानापुर एंड बबराला इन उत्तर प्रदेश। इट्स द लॉन्गेस्ट पाइपलाइन इन इंडिया विद लेंथ ऑफ 2300 किलोमीटर। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है, पॉज करके अभी आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। अब वाटरवेज की बात करते हैं। तो वाटरवेज में आपको पता ही है कि ओशन, सीज, रिवर, लेक्स, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो इसमें ज़्यादातर हम कश्तियों की बात ही करेंगे वाटरवेज में। इन इंडिया वाटरवेज आर इसेंशियल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर बोथ पैसेंजर एंड कमर्शियल ट्रैफिक। It is the least expensive mode of transportation and is the best suited for transporting large and bulky items। और उसके बाद फ्यूल एफिशिएंट भी हैं, इन्वायरमेंटली बेनिफिशियल भी हैं, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। वाटर ट्रांसपोर्ट इज क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, इनलैंड वाटरवेज, ओशन वाटरवेज। इसी तरह से इनलैंड वाटरवे में अगर आप देखें, प्रायर टू द डेवलपमेंट ऑफ रेलवे इट वाज प्राइमरी फॉर द ट्रांसपोर्टेशन, इट वाज nevertheless up against stiff competition from road and railway transportation. Furthermore, diversion of river water for agriculture reason rendering them impassable in major sections of their course। अब इस तरह से हुआ कि रिवर के जो वाटर को डाइवर्ट किया गया एग्रीकल्चर रीजन की वजह से, तो इस तरह से इम्पॉसिबल हो गया। फिर यहाँ पे इसमें प्रॉब्लम आई। फिर इंडिया हैज़ 14,500 किलोमीटर ऑफ नेविगेबल रिवर्स विच अकाउंट्स फॉर अराउंड 1% ऑफ country's transportation।
इट कंसिस्ट ऑफ रिवर, कनाल्स, बैकवाटर स्ट्रीम्स एंड सो ऑन। इसी तरह से यहाँ पे ओशनिक की बात अगर हम करें, इंडिया हैज़ 7,517 किलोमीटर ऑफ लॉन्ग कोस्टल लाइन इंक्लूडिंग आइलैंड्स। दीज रूट्स आर सपोर्टेड बाय 12 मेजर एंड 185 स्मॉलर पोर्ट्स इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। अब यहाँ पे आप कोस्टल लाइन देख सकते हैं, 7,517 किलोमीटर की हमारी कोस्टल लाइन है और ये रूट भी हमें मदद करता है 12 मेजर और 185 स्मॉलर पोर्ट्स को जोड़ने में। ओशनिक रूट्स वाइटल भी हैं इंडियन इकॉनमी के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए। अप्रॉक्सीमेटली 95% जो है इंडियाज़ का ओवरसीज कॉमर्स बाय वॉल्यूम ऑफ 70% बाय वैल्यू इज कैरिड आउट वाया मैरीटाइम चैनल्स। फिर दीज आर यूटिलाइज फॉर द ट्रांजिट बिटवीन द आइलैंड्स एंड द रेस्ट ऑफ द कंट्री इन एडिशन टू इंटरनेशनल ट्रेड। तो यहाँ पे आपको सागरमाला प्रोग्राम, जिस तरह से भारतमाला रोड के लिए चलाया गया है, तो सागरमाला ओशन के प्रोग्राम को देखा गया है। इस सागरमाला प्रोजेक्ट के तहत जो है ओशन के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने की बात की गई है। सागरमाला प्रोग्राम जो अप्रूव किया था यूनियन कैबिनेट ने 2015 में, which aims at holistic port infrastructure development along with 7,516 kilometer long coastal line through modernization, mechanization and computerization. The vision of सागरमाला प्रोग्राम जो है वो रिड्यूस करना है लॉजिस्टिक कॉस्ट ऑफ एक्सिम को। एक्सिम का मतलब है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, एंड यहाँ पे डोमेस्टिक ट्रेड को मिनिमल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्ट करके जो है इसको इम्प्रूव करना था। सागरमाला कुड बूस्ट इंडियाज merchandise export to $110 billion by 2025 and create an estimated 10 million new jobs, 4 million in direct employment। तो इस तरह से सागरमाला का प्रोजेक्ट इंडिया के जो है सिस्टम को इम्प्रूव करने की कोशिश करता है और इसके मर्चेंटाइज के एक्सपोर्ट को बढ़ाने की बात कर रहा है। तो सागरमाला प्रोजेक्ट जो बूस्ट करना चाहता है इन एक्चुअल सेंस, यहाँ के जॉब्स को इंक्रीज करना चाहता है और बिजनेस को इंक्रीज करना चाहता है, इसी तरह से एक्सपोर्ट को इंक्रीज करना चाहता है। मिनिस्ट्री हैज स्टार्टेड द एम्बिशियस प्रोजेक्ट ऑफ सागरमाला सी प्लान सर्विस SSPS विद पोटेंशियल एयरलाइन ऑपरेटर्स। अब यहाँ पे कंपोनेंट क्या क्या है सागरमाला के, मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। पोर्ट मॉडर्नाइजेशन और न्यू पोर्ट डेवलपमेंट करना, पोर्ट कनेक्टिविटी इन्हेंसमेंट को बढ़ाना, पोर्ट लिंक्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ जोड़ना, फिर कोस्टल कम्युनिटी डेवलपमेंट जो है उसको जो है करना, इम्प्रूव करना। उसके बाद यहाँ पे कोस्टल शिपिंग एंड इनलैंड वाटरवेज ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देना। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे पोर्ट मॉडर्नाइजेशन न्यू पोर्ट डेवलपमेंट के बारे में। तो यहाँ पे ये डेवलपमेंट करना चाहता है, पोर्ट्स की मॉडर्नाइजेशन करना चाहता है, नए पोर्ट डेवलप करना चाहता है, पोर्ट कनेक्टिविटी को इन्हेंस करना चाहता है और अच्छा करना चाहता है। फिर उसके बाद पोर्ट लिंक करना चाहता है इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ, डेवलपिंग पोर्ट प्रॉक्सिमेट इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स कोस्टल इकोनॉमिक जोन्स के साथ, ताकि वो रिड्यूस करें लॉजिस्टिक कॉस्ट को। उसके बाद कोस्टल कम्युनिटी डेवलपमेंट, प्रोमोटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ कोस्टल कम्युनिटीज थ्रू स्किल डेवलपमेंट, लाइवलीहुड जनरेशन एक्टिविटीज, फिशरी डेवलपमेंट, कोस्टल टूरिज्म एटसेट्रा से। फिर इसी तरह से कोस्टल शिपिंग एंड इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट से भी इम्पेटस टू मूव कार्गोज थ्रू द सस्टेनेबल एंड इन्वायरमेंटल फ्रेंडली कोस्टल एंड इनलैंड वाटरवेज मोड से इसको बढ़ाना चाहता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट है हमारा एयरवेज। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एयरवेज, तो हम डेफिनेटली यहाँ पे एरोप्लेन्स की बात करने वाले हैं, एयर ट्रांसपोर्टेशन की बात करने वाले हैं। तो एयर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के अंदर अगर आप देखें, एयर ट्रैवल इज़ द क्विकेस्ट वे टू गेट फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। इसमें कोई एक्सप्लेन करने की बात नहीं कि एयर ट्रैवल आपको दुनिया का सबसे तेज़ तरीन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है। ये डिस्टेंस को बहुत ही जल्दी कट डाउन करता है, क्रिटिकल है इंडिया की कंट्री के लिए। ये बिग कंट्री लाइक इंडिया में एयर ट्रांसपोर्टेशन का अच्छा होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रेट है, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, टोपोग्राफी है, क्लाइमेटिक कंडीशन है, इसलिए यहाँ का एयर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी अच्छा होना ज़रूरी है। इंडिया के अंदर एयर इंडिया इज़ इन चार्ज ऑफ एयर ट्रैवल इन इंडिया। मैनी प्राइवेट फिल्म्स आर नाउ ऑफरिंग पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन। ये तो आपको पता है, इसमें एयर प्राइवेट भी है, पब्लिक भी है। Air India offers international air services for both people and cargo. Through its services, it links all the world's continent. Some private enterprises have also begun operation in other nations. फिर air passenger traffic volume in India जो aggregate domestic और international passenger के बारे में अगर देखा जाए, movement at Indian airport have seen steady growth फ्रॉम 14.26 मिलियन इन अगस्त 2021 से 15.44 मिलियन इन सितंबर 2021 तक मूवमेंट देखी गई।
उसके बाद देयर आफ्टर स्टीपर क्लाइंब हुआ 19.64 मिलियन इन अक्टूबर 2021 से 23.23 मिलियन इन नवंबर 2021 तक। तो टोटल ट्रैफिक हैज़ इंक्रीज 62.90% इन 4 मंथ फ्रॉम अगस्त से नवंबर 2021 तक। वाइल इंटरनेशनल मूवमेंट के बारे में देखा जाए तो 13% इंक्रीज हुआ है इन नवंबर 2021 से 2.51 मिलियन कंपेयर टू 2.22 मिलियन इन अक्टूबर 2021। डोमेस्टिक पैसेंजर मूवमेंट इंक्रीज हुई है 18.94% एट दी 20.72 मिलियन इन नवंबर 2021 और 17.42 मिलियन इन अक्टूबर 2021। तो इस तरह से एयर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के अंदर भी आप स्टडी ग्रोथ देख रहे हैं। द स्टडी इंक्रीज इन डोमेस्टिक पैसेंजर ट्रैफिक वॉल्यूम इज पर्टिकुलरली सिग्निफिकेंट फॉर द एयर ट्रांसपोर्ट advertising business as the majority of advertising brand target their campaign to resident Indians। तो यहाँ पे इंटरनेशनल जो है एयर ट्रैफिक भी बढ़ा है, डोमेस्टिक भी बढ़ा है। अब लास्ट पे हम रोपवेज पे चलते हैं जो ट्रांसपोर्टेशन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। रोपवेज में आपको मैं बता दूं व्हाट आर रोपवेज एंड हाउ आर दे रेगुलेटेड। इट इज ट्रांसपोर्ट सिस्टम फॉर मटेरियल और पीपल यूज्ड स्पेशली इन माइंस और माउंटेन एरियाज में। रोपवे कैरीज अ सस्पेंडेड फ्रॉम मूविंग केबल पावर्ड बाय द मोटर। तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा आप देख सकते हैं। ये इस तरह से जो है केबल के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह, इसको रोपवे कहते हैं। इसके अंदर जो है इंसानों की बैठने की जगह होती है, 2 से 4 बंदे भी बैठ सकते हैं। और इस तरह से यहाँ पे यह देख सकते हैं आप किस तरह से रोपवेज जो है वो कैरी करती केबल के थ्रू मोटर से जो चलती हैं और एक जगह से दूसरी जगह जो है इसको लेने और ले जाने के लिए यूज़ किया जाता है। इंसान भी जा सकते हैं और गुड्स भी इनको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यहाँ पे रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ रोपवे ऑफ इंडिया के बारे में जान लेते हैं। इन फरवरी 2021 द गवर्नमेंट अमेंडेड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया allocation of business rule 1961। This amended and enabled the Ministry of Road and Transport Highways MORTH to take after the development of ropeways भी अब Ministry of Roadways को ही दिया गया। एंड अल्टरनेट मोबिलिटी सोल्यूशन भी इसका निकाले। ये रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्ट्री को ही इसका चार्ज भी दिया गया। Ministry also has the responsibility for the development of ropeway and alternative mobility solution technology as well as construction, research and the policy in this area. Formulation of the institutional, financial and regulatory framework for the technology also falls under the ambit of this allocation. अब यहाँ पे ब्रह्मपुत्र एंड अदर रोपवेज पे नज़र डालते हैं तो आपको देखने को मिलेगा 1.8 किलोमीटर जो रोपवे है बिटवीन गुवाहाटी सिटी एंड नॉर्थ गुवाहाटी टाउन अक्रॉस द रिवर ब्रह्मपुत्र। 2.5 किलोमीटर का जो रोपवे है इन गुलमर्ग जे.एंड.के, वन ऑफ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट 4390 मीटर केबल बेस्ड लिफ्ट सर्विस है। 4 किलोमीटर का ओली इन उत्तराखंड सेड टू बी द लॉन्गेस्ट इन द कंट्री नॉट अ रिवर रोपवे। 2 किलोमीटर रोपवे है दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल, वन ऑफ द ओल्डेस्ट रोपवे सर्विस इन इंडिया स्टार्टेड इन 1968। अब यहाँ पे व्हाट आर द इनिशिएटिव टेकन बाय द गवर्नमेंट, यहाँ पे टू प्रमोट रोपवेज। 2018 के अंदर देयर वर 65 रोपवेज इन इंडिया with several other under construction जो हैं were being considered mainly in हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में। नीति आयोग ने 2018 के अंदर रिलीज किया था एक ड्राफ्ट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एग्रीमेंट फ्रेमवर्क टू गाइड स्टेट गवर्नमेंट इन द डिज़ाइन ऑफ एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रोपवे प्रोजेक्ट। फिर उसमें क्या हुआ, नेशनल रोपवे डेवलपमेंट प्रोग्राम इन यूनियन बजट 2022-23 में गवर्नमेंट ने क्या किया, अनाउंस किया है नेशनल रोपवे डेवलपमेंट प्रोग्राम जिसको पर्वतमाला विल बी इनिशिएटेड थ्रू पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। अब यहाँ पे इंडिया लॉन्गेस्ट रिवर रोपवे इन असम है और इन अ मेजर बूस्ट टू द रीजनल कनेक्टिविटी इंडियाज लॉन्गेस्ट रिवर रोपवे जो हैज बीन ओपनड इन गुवाहाटी असम मेड विद द इन्वेस्टमेंट ऑफ 56.8 करोड़ एंड 1.82 किलोमीटर बाई केबल जिग बैक रोपवे इज बिल्ट अक्रॉस द रिवर ब्रह्मपुत्र विच कनेक्ट्स कचारी घाट ऑन द साउदर्न बैंक इन द मेन सिटी टू द नॉर्थ गुवाहाटी। तो इंडिया का लॉन्गेस्ट रिवर रोपवे जो है असम के अंदर है। तो यहाँ पे असम गवर्नमेंट ने इनॉग्रेट किया था 1.82 किलोमीटर रोपवे अक्रॉस द ब्रह्मपुत्र रिवर एंड डिस्क्राइब इट एज द इंडियाज लॉन्गेस्ट रिवर रोपवे। ये बात याद रखना, इंडिया का लॉन्गेस्ट रिवर रोपवे ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर है जो असम गुवाहाटी के अंदर है और वहाँ पे कनेक्ट करता है। अबाउट द रोपवे, यहाँ पे आप देखें बिल्ट
किया गया 56 करोड़ की मदद से। इट एक्सटेंडेड फ्रॉम सेंट्रल टू नॉर्दर्न गुवाहाटी एंड इट टेक्स 8 minutes टू ट्रांसफर the entire length of the ropeway. It passes over the river Peacock Island that houses Umananda, a medieval Shiv temple. According to the government, this is one of the most advanced and longest river crossing aerial tramway system in India. तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया लॉन्गेस्ट रोपवे जो है वो नॉर्थ ईस्ट असम में ही है। अब यहाँ पे सम रोपवेज इन इंडिया विद द मोस्ट स्टनिंग व्यूज़, तो यहाँ पे हल्की नज़र डाल दें, ये गुलमर्ग का रोपवे है इस तरह से, और ये यहाँ पे पत्नीटॉप के अंदर रोपवे है। इसी तरह से आप मनाली चले जाएं तो वहाँ पे आपको इस तरह से रोपवेज दिखेंगे। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये भी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ऑफ इंडिया का। अब हम चलते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया पे। तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम तो कंप्लीट हुआ यहाँ तक। आई होप कि आपको अभी तक आप इस वीडियो के साथ जुड़े होंगे और आपको अच्छा लग रहा होगा। ऑल्दो ये टॉपिक बहुत लेंथी है लेकिन करना तो कवर पड़ेगा ही। कम्युनिकेशन सिस्टम इन इंडिया की बात कर लेते हैं। कम्युनिकेशन सिस्टम इन इंडिया की अगर हम बात करें तो स्टार्ट करते हैं। कम्युनिकेशन ऑफ द कंट्री इंक्लूड्स पोस्ट, टेलीग्राफ सर्विस, टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम, टेलीविजन, ब्रॉडकास्टिंग एंड ऑल्सो इंफॉर्मेशन सर्विसेज एट्सेट्रा। टाइप ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम इन इंडिया, तो टाइप ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम इन इंडिया में यहाँ पे हम डिफरेंट टाइप्स पे नज़र डाल देते हैं। पोस्ट एंड टेलीग्राफ। पोस्ट एंड टेलीग्राफ है द पोस्टल सिस्टम स्टार्टेड वे बैक इन 1854 में। अराउंड 700 पोस्ट ऑफिस जो हैं क्रिएट किए गए एंड द क्रिएशन ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट क्रिएट किया गया। करंटली देयर आर मोर देन 1.5 lakh पोस्ट ऑफिस अक्रॉस द कंट्री and also India has the largest postal network in the world. In recent year, government has emphasized on the tribal, hilly and rural areas, further expanding the reach of our postal network. Some initiatives जो है postal department ने लिए हैं, जैसे computerized service program शुरू किया है postal operation like mail processing, saving bank and also material management. Introduced metro channel services which linked the 6 metro cities. Introduced the Rajdhani channel which linked Delhi with the most state capitals. Started a business channel for exclusively treatment to pin coded business mail. A hybrid mail service through electronic device शुरू किया गया। Also satellite money order system शुरू किया गया, सर्विस शुरू की गई। टेलीकम्युनिकेशन, अब टेलीकम्युनिकेशन अगर देखें हम 1851 में टेलीकम्युनिकेशन सर्विस जो है इंट्रोड्यूस हुई इंडिया में। फर्स्ट टेलीग्राफ मैसेज वाज सेंट बिटवीन कोलकाता कलकत्ता एंड डायमंड हार्बर। फिर यहाँ पे 1881 से 82 में टेलीफोन सर्विस वाज लॉन्च टू ओवर द ईयर टेलीकम्युनिकेशन सर्विस है अंडरगॉन द फिनोमिनल ग्रोथ एंड चेंज। ऑल्सो 1995 में पोस्ट लिबरलाइजेशन टेलीकॉम ऑपरेशनल सिस्टम इन इंडिया टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर एक्सपीरियंस्ड एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। नेशनल टेलीकम्युनिकेशन पॉलिसी 1994 आ गई। डिवाइडेड द कंट्री इनटू 20 सर्कल्स फॉर द बेसिक टेलीफोन्स एंड 18 सर्कल्स फॉर मोबाइल रिलेटेड सर्विसेज के लिए इसको डिवाइड किया गया। फर्दर इट इज अलाउड 2 प्राइवेट सर्विसेज प्रोवाइडर पर सर्कल फॉर अ 15-year लाइसेंस पीरियड। यहाँ पे आप देख सकते हैं एडिशनली द गवर्नमेंट सेटअप टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया फॉर बेटर कंट्रोल ओवर द टैरिफ्स एंड टू हेल्प इन पॉलिसी मेकिंग एंड रेगुलेशन ऑफ द सेक्टर। अब यहाँ पे 2 इम्पॉर्टेंट गोल्स हैं टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर के। सबसे पहले है प्रोवाइडिंग cost efficient low cost voice telephony as to many individual as possible, और दूसरा provide low cost and high speed computer networking services as to many businesses are possible। महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड और भारत संचार निगम लिमिटेड जो है 2 पब्लिक सेक्टर टेलीकॉम जाइंट्स हैं इंडिया के अंदर, और दूसरे प्राइवेट सेक्टर जैसे जियो, एयरटेल, वोडाफोन वगैरह है। और एक बात यहाँ पे नोट करने की जो मैं आपको मेंशन कर रहा हूँ यहाँ पे कि जियो के आने की वजह से, जियो जब से लॉन्च हुआ है इसने ट्रिमेंडस जॉब जो है वो किया है प्रोवाइडिंग लो कॉस्ट कॉल्स इंटरनेट सर्विसेज इन इंडिया। और इससे क्या हुआ कि रेवोल्यूशन इंडियन टेलीकॉम सेक्टर में भी आ गया है। फिर उसके बाद हम रेडियो और टेलीविज़न की अगर हम बात करें तो यहाँ पे रेडियो सर्विसेज इन इंडिया जो है आर लेस देन अ सेंचुरी ओल्ड। इनफैक्ट रेडियो ब्रॉडकास्टिंग स्टार्टेड इन 1927 एंड कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग 1967 में शुरू हुई। टेलीविजन ऑन द अदर हैंड स्टार्टेड रेगुलरली फ्रॉम 1965 से शुरू हुआ। 1976 में इट वाज डीलिंग फ्रॉम ऑल इंडिया रेडियो AIR एंड दूरदर्शन वाज फॉर्म्ड। फिर उसके बाद करंटली टेलीविजन इंडस्ट्री इज़ अ ह्यूज इंडस्ट्री ऑफरिंग एम्प्लॉयमेंट टू थाउजेंड्स ऑफ इंडियन। करंटली इंडिया के अंदर अगर अंदाजे से बोलें तो 900+ टीवी चैनल्स हैं
तो यहाँ पे इंडिया की जो ग्रोथ है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस सेक्टर में। और यहाँ पे मैं आपको करंट इवेंट्स के बारे में अगर बताऊँ तो इंडिया मीडिया एंड एंटरटेनमेंट सेक्टर इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट अ CAGR ऑफ 13.7% टू रीच $30.6 बिलियन बाय 2023। इंडियाज मीडिया एंड टेली entertainment industry is expected to grow $55.70 billion by 2030 at the rate of 10 to 12% CAGR led by OTT, gaming, animation and VFX जो है की कंपनियां भी इसमें कहीं ना कहीं आ रही हैं, लेकिन ये ग्रोथ जो है बताई जा रही है 55 से 70 बिलियन डॉलर तक की जाएगी। टेलीविजन हाउस होल्ड इन इंडिया विल कंटिन्यू टू ग्रो 5% पर ईयर टू क्रॉस 71% ऑफ इंडियाज हाउस होल्ड बाय 2025। In 2020, India had highest online video consumption week in the world at an average of 10 hours 54 minute, an increase of 30% from 2019। फिर इंडिया का OTT revenue is expected to grow 13 से 15 बिलियन डॉलर by 2030 and growing at the CAGR 22 से 25% over the next decade। फिर इन 1920 की बात करें तो Indians downloaded 9.2 billion games, apps and that is 80% of entertainment app category download only। ऑनलाइन की अगर हम बात करें यहाँ पे सिर्फ अगर ऑनलाइन की बात करें तो ऑनलाइन गेमिंग इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट द CAGR ऑफ 27% टू रीच इंडियन 155 बिलियन बाय 2023। और इस तरह से द एनिमेशन एंड VFX सेगमेंट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो टू INR इंडियन रुपीज 129 बिलियन बाय 2023। तो इस तरह से ये यहाँ पे कम्युनिकेशन सिस्टम कितना इम्पैक्ट क्रिएट करता है हमारी इकॉनमी पे आपको पता चला होगा कुछ लेटेस्ट डेटा जो मैंने आपके साथ शेयर किया। तो दोस्तों यही था कुछ लेटेस्ट डेटा जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा था कम्युनिकेशन सिस्टम इन इंडिया के बारे में और किस तरह से हमारी इकॉनमी पे दोनों ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम और कम्युनिकेशन सिस्टम इम्पैक्ट करता है और किस तरह से एक कंट्री को प्रोग्रेस और ग्रो करने में हेल्प करता है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम और कम्युनिकेशन सिस्टम। अगर ये एफिशिएंट होगा, चीप होगा, अच्छा होगा तो इस तरह से इकॉनमी भी हमारी अच्छी होगी और हम प्रोग्रेस और ज़्यादा कर पाएंगे। तो दोस्तों यही था वीडियो आज का हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम और कम्युनिकेशन सिस्टम पर। आई होप कि आप इस वीडियो के साथ अभी तक जुड़े होंगे। बहुत ही लेंथी और ब्रॉड टॉपिक था दोस्तों, इसके साथ जस्टिस करना बहुत मुश्किल था, फिर भी मैंने कोशिश की है इसको कंक्लूड करने की, शॉर्ट करने की। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर अभी तक आप इस चैनल के साथ जुड़े हुए हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो इसी तरह के आगे भी कंटेंट को देखने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑन अवेकन ब्रेन्स। अगर आपको ये वीडियो सच में अच्छा लगा, इंटरेस्टिंग लगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल का नोटिफिकेशन का आइकन का बटन प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि हर लेटेस्ट वीडियो हमारे एंड से आप तक इन फ्यूचर भी पहुंचता रहे। ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।